जा रही है और कहीं न कहीं ये आम लोगों के लिए, चाहे वो पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले लोग हों या फिर लोअर मिडिल क्लास हो या फिर मिडिल क्लास हो, कहीं न कहीं जो है महंगाई की मार से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और लगातार जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम होता जा रहा है। और सबसे ज़्यादा चिंता की बात ये है कि भारतीय रुपये लगातार गिर रहे हैं। जहाँ भारतीय रुपये की गिरावट लगातार जो है यूएसडी यानी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में गिरती जा रही है और अभी जो ताज़ा आंकड़े हैं उसमें जो है 86 रुपये पॉइंट कुछ जो है डॉलर के मुकाबले में हो गया है। और इस तरह से भारत का रुपया लगातार जो है गिरता जा रहा है और कहीं ना कहीं अगर भारतीय रुपये इसी तरह से डाउन होते गए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 90 तक वो जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए आगे आने वाले समय के लिए बहुत ही आर्थिक जो है एक तरह से महंगाई की मार से आम पब्लिकों को और भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। देश में कई तरह के मुद्दे आजकल ज़ोरों पर है और लगातार मुद्दे होते रह रहे हैं। 2019 से हम अगर देखें तो अभी तक लगातार जो है अगर हम स्पेशली अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपये की गिरावट लगातार बढ़ती जा रही है और अब तो ऐसा हो गया है कि 86 रुपये से भी ज़्यादा उतार चढ़ाव एक तो होते रहते हैं, वो गिरता जा रहा है। और कुछ महीना पहले जो सोने की कीमत में भी भारी जो उछाल आया था और उतार चढ़ाव लगातार होते जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी लुढ़क गई है, काफ़ी जो है चिंता का है। और जिस तरह से जीडीपी जो कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ा आईना है, सबसे बड़ा जो है उससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को आंकी जाती है, हमारे जीडीपी ग्रोथ की रेट भी काफ़ी कम होती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये ज़रूरी है कि बेसिक मुद्दे जो हैं स्पेशली जो है इस पर जो है सरकार का ध्यान उतना नहीं है और कहीं न कहीं जो है आम पब्लिकों को इससे जो है महंगाई की मार से ज़बरदस्त परेशानियां हो रही हैं और आने वाले वक्त में महंगाई की मार और बढ़ सकती है, क्योंकि जब अगर हमारा रुपया लगातार गिरावट हो जाएगा, कहीं न कहीं इकोनॉमिक्स के अगर हम सिनारियो से देखें, अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं वो भी जानते हैं कि अगर किसी भी देश का मुद्रा अगर गिरता है तो इन्फ्लेशन का रेट भी बढ़ जाएगा और कहीं न कहीं देखा जाए तो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका बुरा प्रभाव जो है सीधे तौर पर मिडिल क्लास को पर जाएगा। जी हाँ, और आगे चलकर कुछ ही महीनों के बाद देश में बजट आने वाला है। बजटों का क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी महंगाई हो सकती है और क्या लोग आम आदमी पर असर होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी जो है संकट में काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो रही है उन तमाम लोगों के लिए जो आम लोग हैं, जो आम पब्लिक जो है जो मिडिल क्लास वर्ग के लोग हैं, सीधा असर उन्हीं लोगों पर ज़्यादा पड़ रहा है। देखा जाए तो स्पेशली अगर हम बात करें हमारे पास एक इकोनॉमिक्स की जो एक स्पेशली बुक्स है उससे हमने एक बेहतरीन आंकड़े लेकर आए हैं। यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को आश्चर्य होगा कि 1947 से लेकर 1900 पूरा हमारे पास जो है एक इम्पॉर्टेंट जो आंकड़े हैं, ये दिलचस्प आंकड़े हैं और इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम जो है एक रुपये की कीमत $1 के तौर पर थी। जी हाँ, यानी 1947 में भारतीय रुपया जो था वो डॉलर के मुकाबले में था, सोचा जाए। और उसके बाद अगर देखा जाए तो 1980 और 70 के बाद से लगातार धीरे धीरे जो है डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये गिरते गए और 2019 के बाद तो रिकॉर्ड गिरते जा रहे हैं। जी हाँ, और यही वजह है कि अगर देखा जाए तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था पर। सबसे पहले मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से हम दो भागों में से बांटते हैं, एक बाहरी और एक जो है आंतरिक। जी हाँ, तो आंतरिक में क्या अगर हम बात करें तो इसमें जो है स्पेशली अगर देखा जाए तो अगर भारत में अगर निवेश कम होते हैं
और उसके अलावा अगर भारत में महंगाई अगर ज़्यादा बढ़ती है और उससे जो है लोगों के ख़रीदने की जो शक्ति होती है, कंज्यूमर जो स्पेशली जो पावर कहा जाता है, उपभोग शक्ति जिसको कहा जाता है, वो अगर कम होती जाती है तो इसका सीधा असर जो है जीडीपी पर पड़ता है। क्योंकि जीडीपी जो है 2 तरह की जीडीपी होती है, और एक आरजीडीपी हो गया, रियल जीडीपी हो गया, एक जो हो गया स्पेशली जो है मैनुअल जो जीडीपी कहलाती है, 2 तरह की है। तो एक जीडीपी में महंगाई जो इन्फ्लेशन होता है उसको हटा के किया जाता है। मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियो बनाया है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लिया, मोटे तौर पर ये समझिए कि अगर मान लिया कि महंगाई अगर बढ़ रही है लगातार, तो मार्केटों में खरीदने की जो ताकत होती है आम पब्लिकों के लिए वो कम होती जा रही है और लोग कम खरीद रहे हैं। तो इससे भी जो है जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है उस पर बुरा असर पड़ रहा है। दूसरी चीज़ जो है कि जीडीपी का अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है, और उसमें अगर देखा जाए तो अगर हम बात ये करें कि देश में कितना उद्यम कल कारखाने लग रहे हैं या फिर उस समय सरकार कितना निवेश कर रही है, तो उन तमाम चीज़ों का भी एक जीडीपी पर असर पड़ता है। अलग अलग कंट्रीब्यूशन है जो है 10%, 40% अलग अलग। तो कहने का मतलब है कि फ़िलहाल अगर देखा जाए तो पूरे देश में महंगाई काफ़ी चरम सीमा पर है। सितंबर माह से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो खाने पीने की कई वस्तुओं की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा पड़ गए हैं, काफ़ी उछाले गए हैं। यहाँ तक कि अभी हाल ही में देखा जाए तो सीज़न आ गए हैं जाड़े के, लेकिन सब्जियाँ और फल ये तमाम ऐसे हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसमें सीज़नल फ्रूट और सब्जियों के दाम भी पिछले 2 साल की तुलना में इस साल काफ़ी अभी तक महंगे हैं। यानी उसमें भी वो गिरावट नहीं आई है जो सीज़नल माना जाता था। तो ऐसे में सवाल ये भी होता है कि कई फेस्टिवलों में हम देख सकते हैं, अभी हाल ही में दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, या फिर स्पेशली अगर कहा जाए ईद हो, अलग अलग त्योहारों में जितना पहले लोग ख़रीदते थे वो काफ़ी कम हो गए हैं। और इसका नमूना, इसका पेश आप जो है देश के अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं, जहां आप लोग बड़े बड़े मॉल्स में आप देख सकते हैं कि मिडिल क्लास वर्ग का, लोअर मिडिल क्लास वर्ग के लोग जो है मॉल्स में तो आजकल जाते हैं, लेकिन सामानों की ख़रीदारी बहुत ही कम करते हैं। वो सिर्फ जो है कुछ ही सामान ख़रीदते हैं। यानी वो लोग ज़्यादातर जो है स्पेशली जो है छोटे छोटे दुकानों में, फुटपाथों पर, यहाँ जो है आप लोगों को ज़्यादा ख़रीदने की भीड़ लगी रहती होगी। और इसके अलावा देखा जाए तो कम रेटों में वो लोग जो है कपड़ा हो या फिर खाने पीने की चीज़ें हों, वो ऑनलाइन माध्यम से भी मंगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े मॉल्स जिसमें कुछ सीज़नों में, स्पेशली सीज़न के जब ऑफ़र आते हैं तो भीड़ लगी रहती है, लेकिन एक जनरली देखा जाए तो धीरे धीरे जो है ख़रीदने की शक्ति जो है, उपभोग शक्ति जो है वो कम होती जा रही है आम पब्लिक के लिए, मिडिल क्लास वर्ग के लिए या लोअर मिडिल क्लास के लिए। यहाँ तक कि आप देखिए कि देश के कई अलग अलग शहरों में फुटपाथ की जो दुकानें हैं, जहाँ कई तरह के टी शर्ट हो, शर्ट हो या फिर जो है गर्म कपड़े हो, भीड़ लगी रहती है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है। और लोग जो है 200 से 500, 600, 800 में सस्ते सस्ते सामान खरीदने के लिए जमा होते हैं हर जगह। चाहे आप बात कीजिए गया के बोध गया हो, या बात कीजिए पटना का लहासा मार्केट हो, या फिर बात कीजिए दिल्ली का सरोजनी नगर का इलाका हो, या फिर मुंबई के अलग अलग जगहों पर फुटपाथ पर, या फिर ऐसी जगहों पर, ऐसी मार्केटों पर जहाँ जहाँ जो है स्पेशली जो है कम रेट में जो सामान मिल रहे हैं, लोग, आम लोग भी भीड़ लगाए हुए हैं और लोग ख़रीदने के लिए वहाँ पर जुटा हुआ है कि कम पैसे में मुझे ये चीज़ मिल जाए, क्योंकि उससे ज़रूरत है। और लोग ये सोचते हैं कि इस सीज़न या अगले सीज़न तक वो चल जाए, यानी कि उनकी सुरक्षा की कोई ये नहीं है कि लंबे समय तक वो चले, वो सिर्फ जो है कम पैसे में खर्च करके वो जो है अपना गुजारा बसर कर रहे हैं। और आगे चलकर यह भी जो है अभी हाल ही में जो ये स्थिति इतनी ख़राब होती गई है कि कुछ युवा वर्ग के लोग, जो ऐसे भी लोग हैं जो अलग अलग लुभाने वाली कंपनी के मोबाइल हो या फिर अलग अलग चीज़ों से वो जो है
कर्ज लेकर ख़रीद रहे हैं और कहीं न कहीं वो फिर ब्याज नहीं दे पा रहे हैं, ये लोन नहीं लेकर नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से मानसिक दबाव भी उन पर असर पड़ रहा है। दूसरी चीज़ है मिडिल क्लास वर्ग का लोग है जो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन में अपना इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उस इन्वेस्ट का रिटर्न पिछले 10 सालों से नहीं आ रहा है। जिस क्षेत्र में चले जाइए, इंजीनियरिंग क्षेत्र में 5 लाख 10 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एजुकेशनल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, मार्केटिंग में एमबीए कर रहे हैं, 4-5 लाख उसमें लगा रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में लगा रहे हैं, तो जिस तरह से रोज़गार कम हुए हैं तो उनका जो उस क्षेत्र में जो इन्वेस्ट है वो सही से रिटर्न नहीं हो रहा है और कहीं न कहीं मिडिल क्लास जो है वो एक तरह से मानसिक दबाव की स्थिति में है और काफ़ी परेशान है। और यहाँ तक कि ऐसा भी आजकल हो रहा है कि कुछ लोग जो है एजुकेशन के लिए विदेश लोग जो भेजते हैं एक अच्छा करियर संवारने के लिए, तो कहीं न कहीं वो लोग कर्ज लेकर देते हैं ताकि उनके बच्चे करियर में आगे बढ़े और ये एक अच्छी सोच भी है। लेकिन कुछ ऐसे जगहों पर हाल ही में आप लोग ज़रूर सुने होंगे कि एमबीबीएस के लिए जो है मेडिकल के कई छात्रों को जब यूक्रेन गए थे या फिर किसी दूसरे देश बांग्लादेश गए थे, तो वहाँ जब वहाँ राजनीतिक अस्थिरता आई, जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के हुए, तो बहुत से भारतीय लोग वहाँ से वापस आए। तो ऐसे में उन लोगों की चिंताएं और बढ़ गई, उनके परिवारों की चिंता बढ़ गई कि उन्होंने न सिर्फ कोर्स को पूरा कंप्लीट सही से किया, बल्कि उनका काफ़ी पैसा कर्ज लेके वो बच्चे को वहाँ अपने कैरियर को संवारने के लिए भेजे थे। तो कहीं न कहीं देखा जाए कि अगर हमारे देश में एजुकेशन में अगर मान लिया कि कम रेट में अच्छे क्वालिटी के कॉलेज रहें और पढ़ाई यहीं इंडिया में हो, या फिर ऐसा किया जाए कि मेडिकल के क्षेत्रों में भी या फिर किसी भी बड़े डिग्री वाले कॉलेजों में फ़ीस कम रहा, अब पढ़ाई अच्छी हो, तो उन्हें विदेश जाने की ज़रूरत नहीं होगी और वे यहीं अच्छे पढ़ेंगे और उसके बाद जो है उनका कैरियर और रोज़गार अगर गारंटी अच्छे से मिलता है, उनकी स्किल्स का उन्हें सही पैसा मिलता है, तो कहीं न कहीं उससे जो है रोज़गार के नए क्षेत्र बढ़ेंगे और युवा लोग जो देश की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी फ्यूचर है, कई लोगों का कहना है, अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, उन्होंने तमाम लोगों ने कहा था कि देश की शक्ति युवाओं में है। देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है, देश को विश्व गुरु बनाने का सपना है, ये तभी होगा जब युवा वर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा सही टाइम पर रोज़गार मिले। जी हाँ, उन्हें जो वो शिक्षा हासिल किए हैं उन्हें सही टाइम पर मिला जाए। लेकिन आजकल देखा जाए कि बिहार हो, यूपी हो, हरियाणा हो, तमाम जगहों पर जब नौकरी के लिए विज्ञापन के लिए युवा लोग सड़कों पर जाते हैं तो उन्हें लाठियां बरसाई जाती है। और जब चुनाव नज़दीक आते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, कोई पार्टी हो, हर पार्टी लुभावने वाले स्कीम निकालती है। और उसी तरह से आजकल जो है वैकेंसी भी जो है सरकारी नौकरियों के लिए ठीक इलेक्शन से पहले निकाला जाता है और उसके प्रोसेस को आगे इलेक्शन के बाद तक इतना लॉन्ग कर दिया जाता है, 2-3 सालों तक कर दिया जाता है। और यहाँ तक कि उसके प्रोसेस को इतना कठिन कर दिया जाता है कि कई युवाओं को टैलेंट होने के बाद भी उसे जॉब नहीं दी जाती है। और जी हाँ, ये काफ़ी ख़तरनाक संकेत है, क्योंकि युवाओं को अगर सही समय पर रोज़गार मिलता है तो देश के अलग अलग विकास में युवा आगे बढ़ेंगे और तभी हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा और तभी हमारे देश का सही विकास होगा। इसलिए तमाम लोग, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई पार्टी हो, तमाम तरह के नेताओं को इसको गंभीरता से इस बात के लिए लेना चाहिए कि युवाओं को सही रोज़गार, सही टाइम पर उसको नौकरी के लिए विज्ञापन लाकर नौकरी दी जाए और यही ज़रूरी है। तो बहरहाल मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल जिस तरह से देखा जाए पिछले कुछ सालों से कि जो बड़े बड़े थैलों में लोग सामान लाते थे, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया, इस पर चर्चा इस बात की है, एक बार फिर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल लोगों को हर चीज़ में कटौती की जा रही है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, या फिर जो गरीब तबके के लोग हैं तो वो तो बेचारा आर्थिक संघर्ष से तो जूझ ही रहा। तो ये तमाम लोग जो है जो बड़े बड़े थैलों में आज से 2-4 साल 5 साल पहले सामान लाते थे, सब्जियां लाते थे, वो लोग जो है आजकल जो है पॉलीथीन में सामान ला रहे हैं। खाने का जो सामान है, पहनावा है,
तमाम चीज़ों में कटौती की जा रही है और ये देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर जब तक महंगाई कम नहीं होगी, लोगों की उपभोग शक्ति जो है वो नहीं बढ़ेगी और अगर ख़रीदारी की शक्ति नहीं होगी, ज़्यादा लोग ख़रीदेंगे नहीं, तो फिर जो है जीडीपी का ग्रोथ रेट भी उस पर बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि विदेशी निवेशक किसी भी देश में जब आते हैं और अपनी कंपनी को स्थापित करते हैं, अपने कल कारखाने को स्थापित करते हैं, कपड़े हो या फिर किसी भी चीज़ पर, तो जब मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जब उसकी सेलिंग ज़्यादा नहीं होगी उस देश में, तो फिर वो जो है वहाँ से चले जाएंगे और कहीं ना कहीं इसकी जो बुरा असर जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि अब हम एक बाहरी कारक बता रहे हैं कि बाहरी कारणों में ये चीज़ है कि हमारे देश में पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए तो लगातार जो है आयात हो रहा है। जी हाँ, और निर्यात कम हो रहा है, यानी निर्यात की शक्ति कम हो गई है, आयात ज़्यादा। विदेशों से हम ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, सामान भेज नहीं रहे हैं, जबकि एशिया के दूसरे ऐसे देश हैं, चाहे हम चाइना की बात करें, चाहे फिर किसी और भी देश की बात करें, यूएसए की बात करें, तमाम ऐसे देश हैं जहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी हुई है। हालांकि उतार चढ़ाव तो होती ही है। कोविड-19 के टाइम जब भारत की अर्थव्यवस्था को एक अच्छी पॉजिटिव वे में माना गया था, क्योंकि अलग अलग देशों में अर्थव्यवस्था का ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था। ये अच्छी बात थी कि इंडिया में कोविड-19 से यहाँ की अर्थव्यवस्था पर उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ा था। यहाँ के आम पब्लिक पर ज़रूर पड़ा था, आम लोगों का जीवन बुरा हाल ज़रूर था, लेकिन देश की इकोनॉमिक का जो ग्रोथ रेशियो है दूसरे देशों की तुलना में, जो इतना अचानक जो कोविड-19 में जो बुरा प्रभाव पड़ा था, कहीं न कहीं उसका कम हुआ था। पर हम अगर अभी देखें तो पिछले कुछ सालों से हमारे देश में आयात ज़्यादा हो रहे हैं। पेट्रोल हो या फिर डीज़ल हो या फिर जो भी चीज़ हो, तमाम जो आयात वाली चीज़ें वो ज़्यादा हो गई है और निर्यात कम है। देश को निर्यात पावर ज़्यादा जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक जो है देश की अर्थव्यवस्था पर और भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो महंगाई जो ज़्यादा बढ़ रही है, इन्फ्लेशन की दर जो है, तो ये तमाम चीज़ें अभी है। इसका एक रीज़न ये भी है कि देश में आयात ज़्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है, और ये भी जो है एक पार्ट है, हिस्सा है कि कैसे महंगाई बढ़ती है और क्या होता है। इसके अलावा जी हाँ, विदेशी मुद्रा का जो भंडार है उसमें भी मतलब काफ़ी ज़्यादा उस हिसाब से इन्फ्लेशन दर जो है जिस तरह से बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ज़्यादा स्पेशली जो है ऋण, हमारे देश का कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है और उससे भी जो है महंगाई बढ़ रही है, उससे भी हमारे जीडीपी की ग्रोथ रेट कम हो रही है, और उससे भी जो मेन टॉपिक है जिस पर हमने ये वीडियो बनाया है कि रुपया का स्तर जो है डॉलर के मुकाबले में गिरता जा रहा है। 1947 में भारतीय रुपये एक डॉलर के मुकाबले थे। हालांकि 1947 से देखा जाए 1960 के बीच, तो स्पेशली जो शुरुआत में जो है वो जो शीलिंग पाउंड, वो हमारी एक एक्सचेंज विनिमय दर जो थी उस सिस्टम से किए गए थे। फिर फिक्स बास्केट रिंग्स ऑफ फिक्स जो करेंसी कहलाती है उन तमाम से जुड़ने की कोशिश हुई। फिर 1991 में आर्थिक सुधार हुआ कांग्रेस के ज़माने में, फिर 1993 में आर्थिक सुधार हुआ इकोनॉमिक्स के हिसाब से। तो ये तमाम चीज़ें हुआ और कहीं ना कहीं उससे जो है रुपये का जो स्तर है वो गिरा भी और कभी बढ़ा भी, उतार चढ़ाव होता गया। लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा जाए, तो पिछले कुछ महीनों से देखा जाए, तो लगातार जो है रुपये के जो है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में गिरते जा रहे हैं, जो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए और आम पब्लिक के लिए भी एक शुभ संकेत नहीं है, एक चिंता का विषय है। और इस विषय को, इस टॉपिक को हम लोगों को लगातार उठाने की ज़रूरत भी है, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है बेरोज़गारी और महंगाई के दौर से गुजर रहा है। तो आने वाले समय में अगर उसके लिए स्थिति नहीं सुधरी तो सीधा प्रभाव जो है आम पब्लिक पर पड़ेगा। अब हमारे पास एक बेहतरीन डेटा है, इसमें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 1947 से लेकर 1950 तक, पहले हम बात करें 1947 में यूएसडी डॉलर जो है वो 1 रुपया 1 अमेरिकी डॉलर के बाद था। कितनी बड़ी बात है, सोचा जाए। उसके बाद जो है उस टाइम विदेशी ऋण नहीं था, जैसा कि आंकड़े बताते हैं, यानी कि कोई ज़्यादा ऋण नहीं था। अभी जो है जिस तरह से ऋण, विदेशी ऋण, कर्ज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके बाद हम मोटे तौर पर आंकड़े बता रहे हैं कि 1960-70 के दशक अगर देखा जाए तो 1965-66 में 7.5 रुपया अमेरिकी डॉलर हुआ।
जी हाँ, अमेरिकी डॉलर 1 रुपया जो है वो एक डॉलर के मुकाबले में 7.5 रुपया हुआ। फिर 1980 से 90 की बीच अगर देखा जाए तो 1990 में 17.5 रुपये हो गया। फिर जो है और बढ़ता गया, सोचिए 90 के बाद और लगातार बढ़ रहा, यानी 2000 में एक डॉलर की कीमत जो है 45 रुपये हो गई। उसके बाद 2009 में अगर देखा जाए तो 48 रुपये थी। उसी तरह से अगर 2013 की हम बात करें तो 68 रुपये थी। जी हाँ, 2013 में, यानी कहने का मतलब कि 2009 और 2013 के सालों का अगर हम अध्ययन करते हैं या फिर उस पर जानने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम जब 60 रुपये से 68 रुपये तक के बीच हुआ था तो काफ़ी विपक्ष लोग जो है हंगामा किए थे। वो दौर था जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तो उस दौर में जो है स्पेशली अगर देखा जाए तो उस दौर में जो है रुपए की कीमत जो है डॉलर के मुकाबले में उतना ज़्यादा नहीं थी, लेकिन तभी भी उस टाइम ऐसा लगता था कि हाँ बहुत ज़्यादा रुपया गिर रहा है। और कई बार विपक्ष लोग ने उन्होंने सवाल किया था और काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके लिए एक तरह से चर्चा हुई थी। लेकिन विपक्ष ने ये चर्चा जो की थी उस दौर में, तो वो अच्छी बात है, विपक्ष का आरोप होना चाहिए, विपक्ष को सरकार से अवगत कराना चाहिए, ये अच्छी बात है। सत्ता पक्ष किसी की भी हो, कोई सरकार आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, कोई आए, लेकिन विपक्ष में जब कोई भी सरकार आती है, चाहे बीजेपी आ जाए चाहे कांग्रेस आ जाए, तो विपक्ष का ये सवाल ज़रूर होना चाहिए और सवाल उठाना चाहिए कि जो है डॉलर के मुकाबले में इंडियन रुपीस का मूल्य जो है गिरता क्यों जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो 2019 तक, जी हाँ, अब देखा जाए, अब इस बात का गौर किया जाए कि 2019 का दौर में जब सरकारें आई, जो सरकार आई वो अब तक में लगातार डॉलर के मुकाबले में इंडियन रुपए गिरता जा रहा है, डॉलर की कीमतें बढ़ती जा रही है। 2019 में जो है 70 रुपये 95 पैसा था, एक डॉलर की कीमत 70 रुपये 95 पैसा था। उसके बाद अगर हम देखें तो 2020 में और से लेकर 2023 के बीच अगर हम चलते हैं तो 83 रुपये पहुँच गया 23 में। सोचा जाए, बढ़ते जा रहा है 70, 80, 83, और अभी की जो कीमत है वो 86 रुपये कुछ है। जी हाँ, और आने वाले समय में और भी इसकी कीमत बढ़ सकती है। सोचा जाए कि एक अमेरिकी डॉलर जो है के मुकाबले में इंडियन रुपये कितना गिरता जा रहा, और यह जो है आने वाले समय के लिए और भी बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। इसलिए लोगों की ये उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान दे और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो ज़रूरी कदम है उसको उठाए, ताकि भारत का रुपया एक बार फिर जो है उसका वैल्यू बढ़ता जाए और डॉलर के मुकाबले में जो डॉलर की कीमतें लगातार बढ़ रही है उसमें कमी हो। और वो दौर जब 1 रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले में 40-45 रुपये होती थी, वैसा फिर हो, नहीं तो फिर हमारे देश में जो एक बहुत बड़ी आबादी जो है मिडिल क्लास की है, लोअर मिडिल क्लास की है, उसके जीवन स्तर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और अब तो ऐसा लग रहा कि मिडिल क्लास वर्ग के लोग, महंगाई इतनी बढ़ गई है तो उनके यह कहना भी मुश्किल हो रहा है कि वो मिडिल क्लास है या फिर वो लोअर मिडिल क्लास है, यानी उसके एक अस्तित्व पर ही प्रश्न लग रहा। आने वाले समय में फरवरी मार्च में बजट पेश होगा, बजट में क्या होगा, कैसा बजट बनाया जाएगा, उम्मीद किया जा रहा है कि मिडिल क्लास पर विशेष ध्यान दिया जाए और ऐसा बजट को पेश किया जाए, ऐसा बजट हो जो आम पब्लिक के लिए, मिडिल क्लास वर्ग के लिए बेहतर हो, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और यह भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार, स्पेशली वित्त मंत्री जो अभी हैं सीतारमन जी हैं, वित्त मंत्री पर ये जिम्मेदारी है कि वो ठोस कदम उठाए और ऐसा कदम उठाएं कि भारत की रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में जो इसका मूल्य गिर रहा वो बढ़े, डॉलर की कीमत जो लगातार बढ़ती जा रही है वो उसमें सुधार हो, देश की महंगाई, इन्फ्लेशन रेट में कमी आए, और महंगाई जो बढ़ रही है इन तमाम चीज़ों की वजह से उस पर सरकार अंकुश लगाए। शुक्रिया। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताइएगा।
और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, एक बात ये ज़रूर है कि हम इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आएंगे, कई इशू पर मैं वीडियो लाता हूँ। आप लोग हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए कमाल नॉलेज ट्रैक्स को, और हमारे वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।